टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा ई, एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, तो जी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 20 गुणे में 50, दोनों का डिफरेंस 30 हो गया, तो यानी कि 50 दूनी 100, यानी कि 100/3, ये आंसर आ गया। बस इतना ही करना है भाई। ई एफ जी दिया गया था, इसका टोटल 20 दिन था और ई और एफ का टोटल 50 दिन था। हमने एलसीएम ले लिया 50 गुणे में 20, ये टोटल वर्क आ गया। इसकी इफिशियंसी 50 हो गई, इसकी इफिशियंसी 20 हो गई, यानी कि ई और एफ की इफिशियंसी 20 है, तो 50 से घटाएंगे तो इसकी इफिशियंसी 30 आ जाएगी ना। वही चीज हमने डायरेक्ट कर ली। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई 7 7 छक्का 42 हो गया, 7 19 7 133 कर लो, 133 में 4 जोड़ेंगे 137, आंसर आ गया। भाई 1960 में हमें 30% छूट देनी, तो 70, यानी कि हमें 196 में 7 का गुणा कर देना था बस, बाकी कोई पंचायत नहीं करनी। अगला सवाल, ए बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा सी द्वारा इतने मिनट में तय की जाती है, तो ए द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। ए बी सी से 2 गुना तेज है, भैया 2 गुना तेज है, या फिर ये 3 गुना हो गया, 3 दूनी 6। अब ये किसका आ गया? ये स्पीड का रेशियो आ गया। हम एक कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, इनका एलसीएम हमने डिस्टेंस मान ली हमने 6, तो इसको टाइम कितना लगा होगा? 1, इसको टाइम कितना लगा होगा? 3, इसको टाइम कितना लगा होगा? 6, यानी कि ये जो रेशियो है वो क्या आ गया? ये टाइम निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें यही तो निकालना था। वो ये कह रहा था कि 66 मिनट सी को लगते हैं, यानी कि 6 बराबर में 66 दिया गया, तो ए बराबर यानी कि ये 11 मिनट आंसर आ जाएगा बस। अगला सवाल, दो संख्याएं 8:9 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 102 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? भाई 9 से 8 गया 1, अब यहां से आप नहीं कर पाओगे डिफाइन कि 1 का मल्टीपल क्या ही करोगे, सभी होते हैं। ये दिया गया था 9 8 17, 17 बराबर में 102, 1 बराबर में निकालोगे तो ये आ जाएगा 6। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले तो सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 49 हो रहा है, यानी कि ये 2 बार चला गया। इसको करेंगे तो ये 11 बार, 11 से 2 गया 9, यानी कि 81/13। गुणे का साइन करेंगे तो ये 9 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर, इंटू में 2197 अपॉन में 169 हो गया। ये 9 बार कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 9 से कटेगा क्या? 6 1 7, 9 7 16 नहीं कटेगा, तो 13 एकम 13 हो गया, बचा 8, फिर 13 पंजे 65, 13 छक 78 हो गया, बचा कितना है? 11, 13 ने में 117, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया? अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन फिर से है भाई। क्या करते हैं? सबसे पहले गुणाई कर लेते हैं। 14 3 42 होता है, वैसे 14 ले लो कॉमन, तो 8 प्लस का 9 3 27 हो जाएगा, और ये माइनस का डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9, 3 7 21 हो गया, 8 7 15 हो गया, यानी कि ये 35 बन गया, तो 14 पंजे 70 हो गया, 14 3 42 और 7 49 माइनस का 37, 10 से 7 गया 3 हो गया, 7 से 3 गया, सॉरी 8 से 3 गया 5, यानी कि 453 आंसर। अगला सवाल, एक्स अकेले काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में। वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा? दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100, ये एक्स की इफिशियंसी हो गई, वाई की 2 इफिशियंसी हो गई। अब वे दोनों मिलकर यानी कि 7 की इफिशियंसी से 5 दिन काम किया तो 35 काम हो गया, तो 100 में से 35 काम हो गया, बचा कितना? 65 काम बचा। अब बाई को करना है, यानी कि 32 दूनी 64 होता है, 32.5 दिन आंसर आ जाएगा। अब देखो ये सवाल सभी कर लेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा स्टेप्स कटिंग कितनी कर पा रहे हो, कहां तक आप सोच पा रहे हो, धीरे धीरे करके चीजें वो डेवलप कीजिएगा। अगला सवाल, 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। यहाँ पर क्या लिखा? अर्धवार्षिक, यानी कि टाइम हमको 2 साल दिया गया था, 6 महीने की कैल स्लैब बनेगी 4, यानी कि अल्टीमेटली जो टाइम है हमारा नया वो 4 वर्ष का है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो हम बनाते हैं, पहले तो 24,000 और ये हो गया 25 7 6 पॉइंट में 4। सबसे पहले इसका रेशियो बना लो, इधर 0 करेंगे, 8 3 24 हो गया, ठीक है, इधर करेंगे 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 0, 8 64 हो गया। अब फिर 8 से कटेगा क्या? 8 दूनी 16 हो गया, कट जाएगा,
तो 8 3 24 हो गया, 6 बचा, 8 7 56, 8 पन्ने 40, 0। इधर करेंगे 8 चौक 32 हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, यानी कि 0 कर दो, 8 दूनी 16, 8 छंग 48 हो गया। अब यहाँ पर और भी कटेगा, 2 से काट लेते हैं पहले, तो ये 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 0 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 8 1 9 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 एकम 3। अब यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेते हैं। अभी तो प्रिंसिपल सीआई के साथ था ना, तो 625 में ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा, यानी कि 5 1 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, और 6 6 12 हो गया, 1296। अब ये देखना, ये 5 की पावर में 4 है और ये 36 का है, यानी कि ये 6 की पावर में 4 है। ऐसा क्यों किया भाई? हमको कुछ रेट दी जाती, कुछ भी रेट दी जाती, उसका अगर हम रेशियो बनाते प्रिंसिपल से अमाउंट करते, पावर में 4 करनी पड़ती। क्यों करनी पड़ती? क्योंकि टाइम आया। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 4 रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:4 बन गया। आगे यहाँ से करेंगे तो ये देखो 5:6 हो गया। भैया मैं कहूँ कि अमाउंट कम कैसे आ गया, 1/5 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10, 20% रेट आई हमारे पास। लेकिन ये आंसर नहीं है, रीजन इसके पीछे है, हमको कोई भी रेट दी जाती थी, यानी कि कोई भी रेट दी जाएगी तो उसका हम आधा करके लिखते थे, तभी तो हम बाद में उस पर कैलकुलेशन करते थे। तो जो इसका मान है वो 20% निकल के आया, r/2, तो r बराबर में 40 हो गया। ये न्यू जो निकल आई है ना, वो अर्धवार्षिक वाली थी, हमने वार्षिक की निकाल ली है, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी उसका आंसर पता होना चाहिए। अगला सवाल, 17 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 11 संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 2 2 4 5, यानी कि ये वाला नंबर x हो गया। कह रहा लास्ट के अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि ये 11 हो गया, 12 13 14 15 16 17, यानी कि ये जो नंबर लिखे ना 2 2 4 5, इनका एवरेज हमसे पूछा गया। अब एक चीज बताओ भैया, हमसे ये वाली संख्या पूछी गई 2 2 4, यानी कि यहाँ पर कोई टर्म रहा होगा, इसका मान पूछा गया। तो सबसे पहले देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, यानी कि यहाँ पर पहुंचे होंगे तो हमें कितना जोड़ना पड़ा? x प्लस का 16 जोड़ना पड़ा। तो ये सब हटा दो, आंसर तो आ चुका ना 17। अब अगर अगली संख्या पर जाते, ये तो 16 हो गई, यानी कि ये कितना बनता है? 16 तो 18 बनता है, यानी कि ये आ जाता है x प्लस का 18 आ जाता है। यानी कि अगर हम यहीं से देखें तो ये बीच वाला नंबर है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस का 16 प्लस का x प्लस का 18 बटे में 2 लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस का 34 हो जाएगा, यानी कि x प्लस का 17। इस तरीके से आंसर लिख लो। समझ गए होगे? मैं ऐसा करता हूँ, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आंसर आपका आ जाना, ठीक है। वैसे x प्लस का 16 आया ना, तो फिर यहाँ से देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 किया। 16 के बाद अब 2 जोड़ते एवरेज के लिए 2 का भाग कर देते, तो एक ही जोड़ना पड़ता, तो x प्लस का 17 पहुंच जाते उसी टर्म पर, बात खत्म हो जाती। तो ये जो टर्म है ना एवरेज का, वो ये निकल कर आएगा। अगला सवाल, यदि एल एम से 3 गुना अधिक है तो एम एल से कितने % कम है? कह रहा था एल एम से 3 गुना अधिक है, यानी कि ये 4 हो गया। कह रहा एम एल से कितने % कम है? भैया कितना कम है? 3 कम है, किससे? 4 से, गुणे में 100, यानी कि 75%। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 1, यानी कि 14 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का इतना % है, यदि 35% की छूट दी जाती है तो लाभ % कितना होगा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस 160 है। इस पर 35% की छूट दे दी, यानी कि 160 पर 35% की छूट देंगे तो इतने में बेचेंगे। ये बन गया क्या? ये सेलिंग प्राइस बन गया। हमारे पास सीपी कितना था? 100 था। इनका हम क्या कर लेते हैं? रेशियो बना लेते हैं बस, क्योंकि इसी से हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 13 हो जाएगा, इधर कर देंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, तो इधर 100 करेंगे, 13 अट्ठे 104 हो गया। कितने का प्रॉफिट लिया? 4% का। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आसान है भैया, फिर से वही 7 का गुणा करना रिपीट हो गया, मुझे लग रहा है ये। एक सेकंड क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। देखो मैंने यहाँ पर वो लगा दिया है, कह रहा था द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 91260
it increases every year at the rate of 30%. What was the population of the town 2 years ago? देखो प्रेजेंट की तो दी गई थी, अब वो ये कह रहा था 30% का इंक्रीज होता है प्रत्येक ईयर। 2 साल पहले कितनी थी भाई, कुछ भी रही होगी, प्रेजेंट में 91260 हो गया, अब 30% बढ़ रहा है यानी कि 13 गुणे में 13, बस इसका भाग कर दो। नहीं समझे भाई, x रहा होगा 130 बटे में 100, 130 बटे में 100 और बराबर में हो गया 91260। लेकिन इतने लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीज आप लोग ध्यान रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही काम करेंगे। तो 13 सत्ते 91 हो गया, 0 13 दूनी 26 हो गया, ये हो गया 13 पंजे 65 हो गया, 13 चौकू 52 हो गया, यानी कि 54 जिसमें लिखा होगा वही आंसर होगा, जीरो से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हटा देना। अगला सवाल, एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो नया लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य का 250%, क्रय मूल्य का 250% हो गया है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है, यानी कि ये प्रॉफिट है हमारे पास। ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, यानी कि एसपी कितना रहा होगा, 350 रहा होगा। क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि, यानी कि अब क्रय मूल्य 150 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0 0 2 का, यानी कि बटे में 150 गुणे में 100 कर देंगे तो ये तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, यानी कि 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 133.33% आंसर। अगला सवाल, ड्रेनसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? अधिकतम संभव लंबाई, यानी कि ये एससीएफ की बात कर रहा है। बस 91, 112 और 49 में अधिकतम क्या हो रहा है, केवल 7 दिख रहा है। ऑप्शन का सहारा लेना, ठीक है, क्योंकि अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं देना कि पता नहीं एससीएफ निकालने लगे नंबर को देख के। ऑप्शन किस लिए दिए, इसीलिए दिए गए कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है, 21 से कटना नहीं है, 19 से सारे कटेंगे नहीं। एक मूल धन राशि 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज इतना है तो मूल धन की राशि क्या है? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कहीं 2 लिखा है, आंसर लगा दो भाई। प्रिंसिपल 100 है, रेट 8% है, टाइम हमको 2 दे दिया तो एसआई कितना होगा, 16 होगा। इसी का मान 320 दिया था, हमें 100 बराबर निकालना था, तो 16 दूनी 32, हमने 2 देखा, बस ऑप्शन में आंसर लगा दिया। अगर वो यही लिख देता 20,000, 2,000, 200, तब हम एग्जैक्ट करते, जीरो को भी इज्जत देते, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अगला सवाल, इसमें हमें रेशियो बताना, पी और क्यू, क्यू और आर का रेशियो दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्यू का मान या तो 3 होगा या तो 2 होगा, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए तभी 2 से कट पाएगा। तो सबसे पहले देखो 5 से, तो 5 कहीं से भी आना नहीं, बाकी सारे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, इसमें 3 नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें दोनों आ रहे, बात खत्म कर दो, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और इसके अलावा देखो भाई, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, क्यू का मान हमारे पास 6 हो गया। यहाँ पर जब 6 बनाएंगे तो 2 का गुणा, तो पी का मान हो गया 5 दूनी 10। यहाँ पर 6 बनाएंगे क्यू का मान, तो 3 का गुणा, तो आर का मान 5 तिया 15 हो गया, यानी कि क्यू के लिए 6 रखेंगे, ये 10 प्लस का 15 है, यानी कि 25 हो जाएगा रेशियो। अगला सवाल, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है तो हानि बतानी है। भाई विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, भैया कितनी हानि हो रही है, 65% की साफ साफ दिख रहा हानि होती है। अगला सवाल, एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप इतना है और उसका क्षेत्रफल इतना है तो इसके विकर्ण की लंबाई हमको बताएं। भाई परिमाप हमको दे दिया, तो यानी कि अगर हम l प्लस बी का मान निकालें तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू में l प्लस का b। एरिया यानी कि l इंटू में b बराबर में 300। विकर्ण की लंबाई होती है l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है, यानी कि अगर इसका हम होल स्क्वायर कर दें, l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2l भी लिख सकते थे, और बराबर में 35 का स्क्वायर 1225 हो गया, यानी कि l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में 1225 माइनस में 2 गुणे में 300, यानी कि 600 हो जाएगा। तो 12 से 6 गया, 625 हो गया, ये l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ रूट ले लो, यानी कि आंसर क्या आ गया, 25। अगला सवाल, सीता और गीता की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि ऋतु सीता का स्थान लेती है
तो औसत आयु 38 वर्ष हो जाएगी। यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है तो औसत आयु 42 वर्ष हो जाएगी। सीता, गीता और ऋतु की क्रमशः आयु क्या होगी? ऑप्शन का सहारा लेना है। सीता और गीता दोनों की 40 है एवरेज, यानी कि 40 देखो यहाँ से 80 ये दोनों बना रहे, नहीं बना रहे, हटा दो। ये 80 बना रहे, 9 2 11 नहीं बना रहे, ये भी 80 नहीं बना रहे। केवल यही एक ऐसे हैं कि दोनों मिलकर 80 बनाएंगे बटे में 2 यानी कि 40। ये सेटिस्फाइड हो रहा है बस, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अगर बाई चांस ये भी मिल जाता तो ऋतु और सीता का हम चेक कर लेते, उनकी भी एवरेज दी गई थी। वो भी मिल जाता तो आगे हमको ऋतु और गीता का एवरेज दिया गया था, 42 चेक कर लेते। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा सिंपल सा 40 गुणे में 2 करते, प्लस में 38 गुणे में 2 करते, और प्लस में कर लेते 42 गुणे में 2। ये तीनों का सम आ गया। जब जोड़ोगे तो हमें 2 का भाग करना पड़ेगा। तो ये जो थी ना सीता, गीता और रीता थी, ठीक है, ऋतु थी, बराबर में क्या आ जाता, इनको जोड़ लेते, 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, यानी कि 5 5 3 8 8 4 12 हो गया। अब जिसका जिसका निकालना हो वही वही माइनस करते जाओ। सीता और गीता यानी कि इसका मान 80 था, यानी कि ये कितने रहे होंगे? 40 रहे होंगे। एक ही ऑप्शन में 40 दिया था, आंसर लगा। ठीक है, अगला सवाल। अब अगला क्या, चलिए 26 की शिफ्ट